पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ एहतसाब के अमल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो एहतसाब के हवाले से अपना मंशूर लेके चली, अपना नारा लेके चली, किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को, बाबुओं को और बिजनेसमैनों को उन्होंने फ़ायदा देने की कोशिश की। और जब इस हवाले से सवाल उठाया गया था तो उस वक्त कहा गया नहीं जी, ये तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए काम किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो नंबर सामने आए हैं, जो फिगर सामने आई है, उसमें पता ये लगता है कि जनाब जो नैब ने रिकवरीज की हैं वो सबसे ज़्यादा रिकवरीज जो की हैं वो तो की ही बिजनेसमैन से हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेट्स हैं और सियासतदान जो कि सारा ब्रंट फेस करते हैं, उनसे सबसे कम रिकवरी हुई है। तो जो ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन को निकाला गया है, इसकी वजह क्या है, किसके कहने पे ऐसा किया गया, किस किस को फ़ायदा दिया गया, और क्या ये वो एनआरओ है जो जनरल मुशर्रफ से बड़ा एनआरओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया। आपको बताएंगे कि किसके कहने पे और कौन कौन से लोगों की सिफारिश पे ये काम किया गया। साथ साथ नाज़रीन कुछ बात करेंगे कि महंगाई का अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। मुझसे और आपसे ज़्यादा बिल लेके ये देते किसको हैं ये पैसे? वहाँ से तो जो रिपोर्ट्स भी आई, खुद इंक्वायरीज की वज़ीर आज़म साहब ने, और फिर उन सारे चोरों को छोड़ भी दिया, और वो खुद इकरार भी करते हैं कि जनाब हाँ एक्सेस पेमेंट्स मिलती हैं। वज़रा भी कहते हैं कि हाँ जनाब ये सब्सिडी हम इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते हैं, वो सब्सिडी जो मेरी और आपकी जेब से निकाली जाती है, जो एक पाकिस्तान के गरीब आदमी की जेब से निकाल के इन अरबपति ताजरों को दी जाती है। और फिर जब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बैठ के मुलाकात करते हैं इन ताजरों से, उन्हें कहते हैं कि जनाब ये 980 अरब रुपया आपने साल में कमाए हैं, इसका कुछ प्रॉफिट शेयर कर लें अपने वर्कर्स के साथ, तो वहाँ हामी भर ली जाती है कि अच्छा जी करते हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी निज़ाम वो किधर है जिससे कि ये एनफोर्समेंट ऑटोमेटिकली होनी थी और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को बैठ के ये ना कहना पड़ता कि जनाब कुछ प्रॉफिट्स उनके साथ भी शेयर कर लें। जितने यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो स्टेट पैट्रनाइजेशन से बने। कोशिश करेंगे आपको प्रोग्राम में बताएंगे किस तरह से और एक स्पेसिफिक केस के हवाले से। नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बलूचिस्तान से। वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक दहशतगर्दी का एक नहीं बल्कि 2 वाक़यात हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज FC के 2 अदद कैंप्स को बलूचिस्तान में टारगेट किया गया। एक कैंप पंजगोर में जो ईरान बॉर्डर से तकरीबन 3.25 घंटे की बाय रोड ट्रैवलिंग पे मौजूद है, और वहाँ पे FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। दूसरा हमला जो किया गया वो नौशकी में किया गया, और नौशकी जो है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से कुछ फासले पे मौजूद है। अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे ताल्लुकात आमा ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उससे हमें पता लगता है कि ये हमला हुआ कैसे, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, और कुछ हमने भी इस पर कैलकुलेशंस किए कि इसकी मालियत कुल कितनी आई। जब हम ISPR का नाज़रीन फिगर देखते हैं तो बताया गया कि पंजगोर जो कि ईरान के करीब है, वहाँ पे FC का कैंप जो उसको 2 अतराफ से उस पर हमला किया गया, और कितने लोग थे ये हमला करने वाले उसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया गया। और ये बताया गया कि जनाब कुछ दहशतगर्द भाग गए। लेकिन जो दूसरा प्रेस रिलीज आज जारी किया उसमें एक फिगर दी गई कि जी 13 दहशतगर्द मारे गए। अब 13 दहशतगर्द मारे गए, 4 से 5 इनसर्कल थे। हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं, और मिनिमम नंबर अगर हम लगाएं जो ISPR ने बताया है कि जो दहशतगर्द मारे गए, और मिनिमम नंबर कम से कम 2 दर्जन तो बनता ही है सिर्फ ISPR की प्रेस रिलीज से। अब एक्चुअल फिगर कितनी थी, जितने लोगों ने यहाँ पे हमला आवर हुए दोनों जगह पे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिनिमम फिगर भी लें जो कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सामने आया है, तो कम से कम 2 दर्जन अफराद ने इस दोनों हमलों में हिस्सा लिया। और हमने जो नाज़रीन कैलकुलेशंस की हैं जिस तरह के वेपन्स इन दहशतगर्दों के पास थे, उसमें कम से कम एक दहशतगर्द जो है उसके ऊपर 1,10,00,000 रुपए का खर्चा किया गया। जिस तरह के वो वेपन्स उनके पास थे, RPGs थी, जिस तरह बुलेट मैगजीन्स उनके पास थे, और तो और जो इमेज नाज़रीन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नाइट विजन गूगल थर्मल इमेजिंग गॉगल्स हैं जो कि रात अंधेरे में भी कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतना सारा पैसा एक शख्स पे तकरीबन 10 लाख रुपया कौन खर्च कर सकता है?
इसका हवाला भी दिया गया, इसी प्रेस रिलीज में दिया गया और बताया गया कि जब ये हमला हो रहा था तो कुछ इंटरसेप्ट्स किए गए हैं और जो इंटरसेप्ट्स किए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से, उससे पता लगा कि इनके जो टेररिस्ट के हैंडलर्स थे वो अफगानिस्तान में हैं और इंडिया में मौजूद हैं। ये दो बड़े हमले थे और इस हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। पंगजोर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी। 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर दाखिला को भी सुना। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के कह रहे हैं कि बड़ा हमला था और इस बड़े हमले को जो नाकाम बनाया गया है उसमें पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने 7 की अभी तक कंफर्मेशन आई है, जो बाकायदा तौर पे इतला दी गई ISPR की तरफ से 7 शहादतें हुई हैं अफवाज पाकिस्तान के जवानों की, जो कि पाकिस्तान का दिफा करते हुए, इन दहशतगर्दों का दिफा करते हुए उन्होंने अपनी जान पाकिस्तान पे कुर्बान की। नाज़रीन, जब हम इस नक्शे पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, अफ़गानिस्तान और साथ साथ हमें पता लगता है कि जी इंडिया का भी जिक्र आ रहा है। पिछले हफ्ते भी एक हमला हुआ था और इतलात यहीं कि जनाब एक थोड़ा सा इलाका रह गया है फेंसिंग जो पाक ईरान बॉर्डर पे नहीं हुई और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा भी किया था। वहाँ पे उनकी बाकायदा तौर पे कोर कमांडर कोयटा, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उन्होंने ब्रीफिंग भी इस हवाले से दी थी और फेंसिंग के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अहकामात भी दिए थे। वहाँ पे वो FC ट्रुप्स से भी मिले थे और काफ़ी सारी हिदायत दी थी। लेकिन जब हम इन सारे जो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो फॉरेन प्रिंट इस पे नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा सिग्नेचर हमें मिल रहा है, जो वेपन्स हैं उससे भी आइडेंटिफिकेशन होती है और कहा तो ये जा रहा है कि जनाब ये सारे वेपन्स वो हैं शायद जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए। लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान वॉर, जो पिछली अफगान रशियन वॉर है जिसे कि जिहाद का भी नाम दिया गया था, तो उसमें भी नाज़रीन आपको याद होगा स्ट्रिंगर मिसाइल्स और फिर AK-47 कहाँ से प्रोक्योर की गई थी, ताकि इंप्रेशन यही मिले कि जनाब ये तो वो माल गनीमत है, जंग का माल है जो रशियन छोड़ के जा रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जो बड़ा सवाल इस हवाले से, अफगानिस्तान में जितना असला छोड़ा गया और बाज़ बहुत लेटेस्ट असला जो पिछले साल ही आया था अमेरिकन छोड़ के गए, क्या वो तमाम असला अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा? जो रीजनल एक बड़ी जंग इस वक्त हो रही है। आज वजीर आज़म चीन के दौरे पे गए, रशियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आ रहे हैं। जॉइंट सिक्योरिटी के हवाले से चाइना रशिया की एक बड़ी स्टेटमेंट भी इस हवाले से सामने आएगी। तो क्या इस खित्ते में एक और प्रॉक्सी जंग शुरू हो रही है जिसका निशाना और जिसका बैटल ग्राउंड पाकिस्तान भी होगा और पाकिस्तान के 2 सूबे खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे? इस हवाले से नाज़रीन थोड़ी तफसील से बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी कम्युनिकेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, जो हम इंटरनेशनल लिंकेजेस की बात कर रहे हैं जिसका हवाला आज फ़ौज पाकिस्तान के ISPR ने दिया, इदारा बराए ताल्लुकात आमा, इससे पहले DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में जो हमले हैं वो प्लान किस तरह हो रहे हैं, उसे फाइनेंस कौन कर रहा है, प्लानिंग कहाँ पे बैठ के हो रही है। आइए देखते हैं। Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. जी नाज़रीन, $30 मिलियन ये बाकायदा खर्च किए जा रहे थे और जब आप ये देखते हैं कि नोशकी में और पंजगोर में जिस तरह से हमला हुआ और कम से कम अगर नंबर जो कि मैंने आप सिर्फ ISPR के प्रेस ऑफिशियल फिगर्स पे जाएं 2 दर्जन के करीब आपको नंबर मिलता है और DG ISPR कहे 150 को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो 150 लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जा रही है $30 मिलियन,
तो यकीनन इसके पीछे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है और ये कोई कहानी नई नहीं बनी है, ये कहानी पुरानी है। बाकायदा तौर पे इसकी प्लानिंग हुई। इंडिया के डॉक्ट्राइन में, मोदी डॉक्ट्राइन का ये हिस्सा है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में क्या करना है। इस हवाले से इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल क्या कह चुके हैं, आइए देखते हैं। Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. जी नाज़रीन, ये वो ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्राइन है जिसके तहत बलूचिस्तान को टारगेट करने के प्लान्स बाकायदा तौर पे अजीत डोवल ने बनाए थे। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन मिलिट्री, इंडियन गवर्नमेंट ने, और ना सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान के टारगेट एरियाज उनके मैप के ऊपर हैं उन सब का जिक्र किया था। क्या है, आइए देखते हैं। धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जी नाज़रीन, आपने देखा ये टारगेट एरियाज हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं। यहाँ पे बाकायदा इंसर्जेंसी जिस तरह मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया था, जिसका इकरार नरेंद्र मोदी ने किया, इन इलाकों में भी ये कार्रवाइयाँ भारत फंड भी कर रहा है और स्पॉन्सरशिप भी मुख्तलिफ तरीकों से कर रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि कुछ दीगर ममालिक के सिग्नेचर प्रिंट्स भी इस हवाले से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तो एक और कारनामा किया था रिसेंट हिस्ट्री में, एस्पिनाज की रिसेंट हिस्ट्री में। एक सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर कमांडर कुलभूषण यादव, उसको गिरफ्तार किया था और उसने भी बताया कि पाकिस्तान में जो रॉ के अजाइम थे, टारगेट एरियाज क्या थे, यही टारगेट एरियाज थे। आइए देखिए। Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets. जी नाज़रीन, ये कहानी है। और अगर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान में जब जब दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हैं उसको कवर करते रहें, तो मैं एक हाइपोथेसिस आपके सामने रखता हूं, और जो हमारे सोच विचार करने वाले लोग हैं जिनका सिक्योरिटी से काम है, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान से क़यादत को बाहर भेजा गया था, और जब क़यादत बाहर गई तो उसके चंद साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई। एंड टू बी प्रिसाइज 2004 में बाकायदा तौर पर हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर शुरू हो गए थे। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि वो क़यादत जिसके इंटरनेशनल राब्ते हैं, जब भी वो मुल्क बदर होकर बाहर बैठती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों शुरू होते हैं। और उसमें पाकिस्तान में भी उनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो इंडिया है, जो कि जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं, कि तमाम सिग्नेचर हमें मिल रहे हैं, तमाम इंटेलिजेंस मिल रही है। कुलभूषण यादव उसका मिसाल है। वो कहते हैं नहीं जी, इंडिया से अभी भी बैक चैनल बातचीत हो रही है। कौन ये बातचीत कर रहा है? क्या जो इंडिया ने लिए थे कश्मीर के हवाले से वो रिवर्स हुए? नहीं हुए। और साथ साथ नाज़रीन, हम आपको इसी फोरम से बताते रहे, और पिछले साल राइट टाइम पे हमने रेड फ्लैग रेज किया था कि जब भी आप करप्शन को छोड़ते हैं, उस पर से पैडल उठाते हैं, ढीला छोड़ते हैं करप्ट लोगों को, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी बढ़ती है। और ये ओवर द डेकेड्स आप अगर स्टडी करें, जिन लोगों ने दहशतगर्दी एक्सट्रीमिज्म को कवर किया हुआ है बतौर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, उन्हें ये सारे पैटर्न बाकायदा क्लियर होते हुए नजर आते हैं। और पिछले साल हमने तकरीबन मिड ऑफ द ईयर आइडेंटिफाई किया था कि जनाब ये करप्शन में रिलीफ मिल रहा है, यहाँ पे करप्शन बढ़ रही है, करप्ट लोगों को रिलीफ मिलेगा तो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म बढ़ेगी, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे जवान, हमारे बेटे, हमारे भाई, किसी ना किसी बच्चे का बाप वो टारगेट होगा जो पाकिस्तान की हिफाजत पे मामूर होते हैं। हमने क्या रेड फ्लैग रेस किया था नाज़रीन, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में भी एक दहशतगर्दी की वेव दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रही है, और टीटीपी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान में पिछले, अगर आप सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक देखें तो पाकिस्तान के 13 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान, पाकिस्तान के बेटों की शहादतें हुई हैं, क्योंकि ये दहशतगर्द पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इसको जब हम देखते हैं कि जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसका डायरेक्ट एक लिंकेज नाज़रीन बनता है करप्शन के साथ। करप्शन
क्रिमिनलिटी और टेररिज्म, इन तीनों का आपस में बाकायदा तौर पे चूली दामन का साथ है। और रियासत पाकिस्तान ने 2001 के बाद से लेके जितने भी ऑपरेशंस प्लान किए, जितनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इस हवाले से हुई, बाकायदा तौर पे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती थी एनडीयू, उसमें ये जिक्र हुआ कि जो करप्शन है और क्रिमिनलिटी, इसका चूली दामन का बाकायदा तौर पे साथ है। और जब भी करप्शन के केसेस बढ़ते हैं या करप्ट लोगों को आप लीवे देते हैं तो पाकिस्तान इसकी कीमत कैसे अदा करता है? पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करता है अपने शोहदा की, अपने बेटों की, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों की कुर्बानी देके। जी नाज़रीन, और जो ये थिंकिंग है जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, बता रहा था कि सिर्फ ये नहीं कि हमें बैठे बैठे इल्हाम हो जाता है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, जो बाद में DGISI बने, उन्होंने एक जिक्र किया था आज से तकरीबन 6 साल पहले, और बाकायदा तौर पर ये लिंकेजेस बताए थे कि किस तरह करप्शन, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और वाइट कॉलर क्राइम आपस में लिंक्ड होते हैं। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. In this complex and complicated environment, the bigger question is, what is to be done? Can we leave it unattended with the hope that prevailing problem will fade away or resolve itself? The answer is big no. जी नाज़रीन, द आंसर इज़ बिग नो, और हमें अर्जेंट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं नैब कवानीन में तरामीम हो जाती हैं, पता लगता है जी बिजनेसमैन को रिलीफ मिल गया, ब्यूरोक्रेट्स को रिलीफ मिल गया। नैब सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट के ज़रिए कुछ और लोग जो हैं उनके भी आज, बल्कि नैब ने प्रेस रिलीज भी जारी किया, उसमें भी जिक्र किया कि किस तरह से चीज़ें, और नैब अब अपील में भी जा रही है। लेकिन भारत जिसका इतना बड़ा सिग्नेचर है, और वो लोग जो कि पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में बड़े बिजनेसमैन बने, मल्टी बिलियनर बने, और हमेशा रियासत ने उन्हें सब्सिडीज भी दी और बिलियंस की दी, और अपने आप को पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कहते हैं, मियां मंशा साहब, वो क्या फरमा रहे हैं आज जब हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं कि इंडिया के साथ बैक चैनल पे कुछ राब्ते, और अगले महीने नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। There are no permanent enemies, I am trying to say, which brings me to the point that we need to resolve things with India. हमारी 1965 तक 50-60% of our trade was India. There are no permanent enemies. I know कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से. In a month, Modi will come here if we can get our act together. ये बातचीत अभी भी चल रही है. And I know this. We need peace. We need to have, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं उनको देने वाली। जी नाज़रीन, आपने सुना मियां मंशा जो कहते हैं, और जो पाकिस्तान की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स बने, जिन्होंने MCB बैंक, MCB के पैसों से ख़रीदा, जिन्होंने IPPs लगाए, और इसका इकरार करते हैं कि हाँ एक्सेसिव प्रॉफिट्स मैंने कमाए, लेकिन मुझे तो इसी हुकूमतों ने कहा था कि पैसे करें। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अगले महीने आ सकता है, अभी भी बैक चैनल पे बातचीत चल रही है। और आज जब ISPR कहता है कि एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन टेररिस्ट्स एंड देयर हैंडलर्स इन अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो ये वो मियां मंशा जिनके नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं, वो नरेंद्र मोदी जो नवाज शरीफ के घर पे विजिट करता है। ये कौन सा नेक्सस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है? क्या कश्मीर में जो हमने स्टेप्स लिए थे, जो ऐलान किए थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बैठ के ऐलान किए थे, डिफेंस कमेटी ने किए थे, वजीर आजम ने ऐलान किए थे कि जब तक 2019 के कश्मीर में लिए गए इकदामात रिवर्स नहीं होंगे, हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। कि कौन बैक चैनल पे बातचीत दोबारा शुरू कर रहा है? डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया इतनी पेशेंस के साथ ये सारी गुफ्तगू सुनने का। एक तो इतना बड़ा वाकया बलूचिस्तान में, शहादतें, हमले, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं उसको रिपल्स भी किया गया, सारे लिंकेजेस हैं, इंडियन सिग्नेचर आ रहा है, बैकग्राउंड में बातचीत कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और इस पे तमाम कौम को दुख भी है, गम भी है, अफसोस भी है, और इसके साथ साथ एक नया रिजॉल्व है कि जिस तरह से पहले हमने इस दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा लिया, हमारे बहादुर जवानों ने लड़के अपनी जानें दी, अभी भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो लड़ने को तैयार है। और उसके साथ साथ जैसे आपने मियां मंशा साहब की स्टेटमेंट दिखाई, देखिए पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स होगा जो अमन का मतलाशी नहीं है, लेकिन अमन के लिए दोनों फरीकों का आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। अमन के लिए दोनों फरीकों का जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी होता है।
हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान ने जब से स्पेशली, वैसे तो पूरे इन 75 सालों में, लेकिन जब से स्पेशली मोदी और वहाँ पर एक हिंदुत्व डॉक्ट्राइन आई है, उस टाइम से हिंदुस्तान का कोई एक्ट भी ऐसा नहीं है जिससे उनका सफ़र अमन की तरफ हो या वो अमन चाहते हों। पाकिस्तान ने अगर कोई कोशिश भी की तो उस कोशिश को उस पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। पाकिस्तान बिल्कुल अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के एक एक शहरी किसी सूरत अपनी जो इंटेग्रिटी है, अपनी जो इज्जत नफ्स है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज किए फैसले पे कायम है कि जब तक कश्मीर पे इंडियन बिल्कुल रिवर्स नहीं होंगे। वज़ीर आज़म बिल्कुल, इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म है वो बिल्कुल इस फैसले पर पूरी तरह से कायम हैं। जब तक वो इस सीट पर बैठे हैं, वो इंशाल्लाह कभी भी पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को या कश्मीरी आवाम का जो हक है उसको लेट डाउन नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान कभी भी वॉर्स नहीं चाहते। इमरान खान हमेशा अमन के दाई हैं, वो हमेशा अमन की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई जंग हमारे ऊपर मसल्लत करे तो फिर इमरान खान के आबाओ अजदाद जो हैं उनकी तारीख को पढ़ ले कि इमरान खान के आबाओ अजदाद कौन थे, कहाँ से आए थे, वो किस इलाके से इमिग्रेट होकर आए थे। शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म फिर जंग लड़ने के लिए आज चाइना विजिट करने जाए थे, उससे पहले ये 2 बड़े हमले, ये कोई इंटरनेशनल मैसेजिंग भी हो रही है इस हवाले से कि जनाब ये सीपैक है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीपैक को सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, लेकिन उन्हीं को हमने टारगेट कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया में तो ये हेडलाइन स्टोरीज में जा रही है। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की एज अ स्टेट कोशिश है कि इवन जिन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिन बड़ी ताकतों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी हम करीब लाएं। माजी में भी हम ये कर चुके हैं, बहुत ही इफेक्टिवली कर चुके हैं। मसलन माजी में भी चाइना, अमेरिका के लिए जो दरवाजे थे चाइना के, वो हमने खोले थे। हम अभी भी ये करने को तैयार हैं। हमने अभी भी आपके सामने यही पेशकश ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान की थी। हमने अभी ये पेशकश हर जगह पर जहां भी अमन का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान ने क्योंकि जंग भी देख ली, दहशतगर्दी भी देख ली, हमने वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत भी ली। शायद वाहिद मुल्क है जिसने इतनी इफेक्टिवली अपने बहादुर जवानों के हौसले की वजह से, उनके एतमाद की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से ये जंग जीती। इसलिए जो असल सबक हासिल करती है वो कौम, हारी हुई कौमें सबक नहीं हासिल करती। असल में अगर कोई जिम्मेदार कौम जो जीती हुई हो, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। तो पाकिस्तानी कौम ने अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना लड़के ये जंग जीती है, हजारों जानें देके। तो हम, हमारे अंदर जो एतमाद है ये जंग जीतने का, हम उस एतमाद को पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो इर्द गिर्द के कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर यहां लड़ रहे हैं वो ये ना करें, बल्कि हम उनके भी मसले खत्म कराना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर किसी ने हम पे जंग मसल्लत की तो फिर हम जंग करने के लिए भी तैयार हैं और रिस्पॉन्ड करने के लिए भी तैयार हैं। कितना अहम विजिट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, गो के हैं तो विंटर ओलंपिक्स, इसमें प्रपोजल्स भी जा रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के, और बाकायदा काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स वज़ीर आज़म प्रेजेंट करेंगे चाइनीज काउंटर पार्ट्स को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस दौरे के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे दूरस नताइज वापस लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। बहुत प्रिपेयर करके गया है पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत डिस्कशन हुई है। प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बिजनेसमैन हों या भले हमारी दिफा की इंडस्ट्री हो, हमारी आईटी इंडस्ट्री हो, हमारे स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी हो, सीपैक की हो, तमाम जो हमारे पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हों आने वाले टाइम में, हमारी एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स के ऊपर बहुत सहर हासिल यहाँ पर होमवर्क करके डेलीगेशन गया है। नेचुरली आपने कहा कि कोविड की वजह से, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस, फिर ओलंपिक्स, उसकी वजह से जो विंडो है वो जितनी भी इसमें मिली उसको बहुत राइटिंग प्रपोजल्स जी बिल्कुल हैं। और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो फॉरेन ऑफिस जो है वो आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेगा कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या क्या शेयरिंग की। लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे इस दौरे के। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे बात कि अगर बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो ये गैस महंगी करके और बिजली महंगी करके फ़ायदा किसको दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और क्या एनआरओ दे दिया, जनरल मुशर्रफ से बड़ा एनआरओ पीटीआई की हुकूमत ने दिया, इस पर बात करेंगे एक हफ्ते के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं 2.3 खरब की हो गई हैं और 2.3 खरब 2300 अरब रुपए, और ये जो एक्सेस प्रॉफिट्स आईपीपीज को जाने हैं उसमें से ये पैसा इजाफी बिलों में आम लोगों से लेके इन बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है, जो कि इकरार भी करते हैं कि हाँ जी हमने एक्सेस प्रॉफिट्स कमाए।
जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं नाज़रीन, वो तकरीबन 80 अरब रुपए की दी जा रही हैं, जिसमें गैस की मद में तकरीबन 62 अरब रुपए की सब्सिडीज़ हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्ट के नाम पे ये सब्सिडीज़ उनको दी जा रही हैं, और ये 62 अरब रुपए आम आदमी को एहसास प्रोग्राम में भी डाइवर्ट हो सकते हैं। ये 2.3 खरब रुपया जब IPP कमीशन रिपोर्ट आई तो उस पर डील करने की बजाय एक्शंस होते तो शायद आज ये मसला हल हो जाता, लेकिन इस पर नाज़रीन थोड़ी तफसील से आइंदा बात करेंगे आज, क्योंकि एक और मसला है जो इन तमाम चीज़ों से लिंक्ड है और हमारे निज़ाम गवर्नेंस से लिंक्ड है। आपको याद होगा नाज़रीन, 13 नवंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये एक अंडरटेकिंग थी, डिक्लेरेशन मेमोरेंडम, वन टाइम परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड, और इसमें कहा था जी ठीक है नवाज शरीफ साहब अगर बाहर जाना चाहते हैं 8 मिलियन UK पाउंड इक्विवेलेंट गारंटी रख दें, नंबर 2 $25 मिलियन, और तीसरा 1.5 बिलियन रुपीज़। और फिर अदालती फैसला आया कि जनाब जो मेमोरेंडम है इसको तो हम सस्पेंड कर रहे हैं, और जस्टिस अली बाकर नशफी और जस्टिस सरदार अहमद नहीं, उन्होंने कहा कि वन टाइम परमिशन नवाज शरीफ साहब को दी जाती है एज इंटरिम अरेंजमेंट्स फॉर 4 वीक्स, 4 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है, और इस दौरान वो अपना डॉक्टर से इलाज करवाएं और जब फिट हो जाएं तो वापस वतन आ जाएं। अब एक वीडियो सामने आई, फरीद कुरैशी लंदन में हमारे रिपोर्टर, उन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की और उसमें नवाज शरीफ साहब एक फैक्ट्री का विजिट करते हुए नजर आते हैं, और जब हुसैन नवाज साहब से कहा जाता है साहब आपने तो ये रिपोर्ट्स वगैरह जमा करवानी थी, अदालतों में करवानी थी, तो वो क्या कहते हैं पता नहीं, कहते हैं भाड़ में जाए सब कुछ इस तरह का कहा था। जरा चलाइएगा दिल राज साहब। ये कोई आजकल की वीडियो नहीं है, आज आप सामने लेके आ रहे हैं, ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है। एक कंपार्टमेंट ट्रेन में बुक करवा के आप जो है ना किसी दूसरे शहर में किसी निजी दौरे पे जाती जानने वाले के पास आप जाते हैं, और वो आपसे कहते हैं जी कि आप मेरी फैक्ट्री में तशरीफ ले आइए, और जो है ना हम आपको वैसे ही अपना काम दिखाना चाहते हैं, और आप वहाँ का एक छोटा सा विजिट कर लेते हैं 10-15 मिनट का, और वो जो है ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है। अदालतों ने कहा कि आप हमें टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, डॉक्टर का ओपिनियन ना भेजें। पाकिस्तान में मेडिकल बोर्ड है जो टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर फैसला करेगा कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है, तो फिर ये उस वक्त देखा जाएगा कि जनक क्या बात होती है। एफिडेविट में लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर हुकूमत चाहे तो वहां हाई कमीशन का जो स्टाफ है वो राब्ता कर सकता है डॉक्टर से और उनकी तबीयत के हवाले से पूछ सकता है। इसके हवाले से हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया कि राब्ता करने पर भी नहीं बताया गया कि इन्होंने किससे राब्ता किया है, और अगर इन्होंने किसी से राब्ता किया है तो उस शख्स का नाम बताएं कि जिससे इन्होंने राब्ता किया है, और अगर आप करें तो डॉक्टर आप करें तो मेरी तरफ से जो ना भाड़ में जाएं, यानी राब्ता कर लेने का भी क्या फायदा है। सब तो जो ना मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है हमने इस वक्त। जी डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अब राब्ता करें तो एक तो ये बहुत क्यूट है क्योंकि आज नवाज शरीफ जितने ख्वार रुस्वा हो रहे हैं वो इसी फर्जंद की वजह से हो रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने मिला जुला इंटरव्यू किया था अल्हम्दुलिल्लाह वाला, वो एक तयशुदा इंटरव्यू जो इनके साथ हुआ था, और उसी से एडमिशन हुआ और वहीं से काम सारा शुरू हुआ। वरना जो हमारा अदालती निज़ाम है, यकीन करें इसमें भी इनको ये जो नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट बाहर कह रही है कि बड़े चोर को अहल कर दें, वो गरीब अंदर रहे, वो भी नहीं हो सकना था। वो यही जो फर्जंद अर्जुमंद हैं इन्हीं की मेहरबानी है, और अब भी ये मेहरबानी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं 15 मिनट का विजिट था। हालांकि सबको नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा प्लांट है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई इस टाइम सुपर एथलीट तो नहीं। हाँ, एक मैं आपको खबर दे रहा हूँ आपके शो के ऊपर, नवाज शरीफ साहब आजकल शायद इनकी फैमिली में आगे कोई शादी आ रही है या क्या है, तो भंगड़े की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक भंगड़ा इंस्ट्रक्टर हायर किया गया है। वंगदा नाप गाना एक है हिंदी, तेरी वंगदा लैला नाप, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब आजकल भंगड़े की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम के टाइम आधे घंटे पौने घंटे का सेशन होता है और उसके ऊपर भंगड़े की प्रैक्टिस की जाती है। हर डॉक्टर्स ने जो रिकमेंड किया था एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज आप उसे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो एक भंगड़ा इंस्ट्रक्टर है लंदन के अंदर, जो मैंने आपको गाना भी बता दिया जिसके स्टेप्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब आजकल उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। तेरी वंगदा लैला नाप, मैंने आपको बाकायदा गाना भी बताया है, उस पर रोज उसके स्टेप्स के ऊपर ये ट्रेनिंग की जाती है। बहरहाल वापस आता हूँ इसके ऊपर कि ये तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है लंदन से। तो आप भी लंदन में गए हैं, मैं भी गया हूँ, आपको भी पता है और मुझे पता है कि अभी तक लंदन में फास्ट ट्रेन नहीं है। फ्रांस में है, चाइना में है, जापान में है। तो हमारा ये जो भाई गुग्गू है, इसने शायद वहां भी फास्ट ट्रेन चला दी है, तो वो कहता है घंटे का सफर है, मतलब 250 किलोमीटर जो है। काशिफ अब्बासी साहब बाकी सब ने भी किया, वो कम से कम 3.5-4 घंटे ट्रेन में वन वे जाने का
और फिर आने का 8 घंटे का सफर आइदर केस बनता ही बनता है। ये हमारा भाई ट्रेन के टिकट्स भी अभी तक नहीं, अगर मांगे जाएं तो वो तो नहीं दिखा सकेंगे। ये मेरा भाई बड़ा क्यूट है, वो टिकटें कतरियों ने लेके दी थी और वो साथ ले गए। वो पूछा किसी ने इनसे, उन्होंने जवाब दिया कि ट्रेन की टिकटें कतरियों ने खरीद के दी। इनकी एटीएम कतरी है ना, इन्होंने लिख के दिया हुआ है, दूसरों को एटीएम के ताने देते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया हुआ है। तो बात यह है कि जैसे इनके यहाँ सारी चीजें अजीब है। 250 किलोमीटर का सफर आम ट्रेन में एडवाइजरी, उसमें तो एयरपोर्ट के करीब ना जाएं, कोविड वाले इलाके, ट्रेन स्टेशन पे भी कोविड हो सकता है, इतने सारे लोग होते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसकी के दुनिया तारीफ करती है कोविड हैंडलिंग, और यूके के बारे में क्या कहा कि जनाब कोविड हैंडलिंग वहाँ क्या है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान का क्या जिक्र किया, आइए देखते हैं। बाय द वे, आपको सारी कि वो कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री थी जहाँ पे हम गए, वो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी कि जहाँ पे जो है इस किस्म के हालात जो है, कोई नहीं अपना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोविड रेगुलेटेड है। किसी दूसरे की फैक्ट्री में जाना क्या गुनाह है? और साहब वहाँ पे कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री थी, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाली फैक्ट्री नहीं थी। आप सर एक फैक्ट्री वहाँ खरीदी जा रही है, जिसके लिए कुछ पैसा जो है वो इर्द गिर्द जगह से आया है, कुछ पैसा यहाँ से जो मनी लॉन्डर हुआ था वो इस्तेमाल होने जा रहा है। एक फैक्ट्री खरीदी जा रही है, उसके डॉक्यूमेंट साइन हो जाएं तो फिर आपको नाम बताएंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी नशरियात भी यूके जाती है, फिर चैनल को लायबल कर दिया जाएगा मेरी वजह से, तो वो मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मैं किसी फैक्ट्री का नाम नहीं ले रहा। एक फैक्ट्री खरीदी जा रही है, हो सकता है इस फैक्ट्री का विजिट उसी फैक्ट्री से मुआवजा करने के लिए किया गया हो सकता है इसी फैक्ट्री से कोई लेना देना हो सकता ना हो, लेकिन एक शरीफ खानदान खरीद जी ये हमारा जो गुगू भाई है ना, ये गुगू वाला भाई हमारा खरीद रहा है एक फैक्ट्री। ये और ये इसने बता भी देना है इसने भाई ने हमारे ने, क्योंकि ये सारी बातें बताई। वो वाला अच्छा बच्चा है जो बड़े जितने, क्योंकि ये तो चोर नहीं है, असल बात ये कि ये बच्चा चोर नहीं है, इसका कसूर है, तो छोटा सा था, नवाज शरीफ साहब ने सारी चोरी करके इसको दे दी। अब ये अच्छा बच्चा है, इसका तो बिस्किट गिर जाए चाय में, एक दफा मुझे इनके दोस्त बता रहे थे कि इसका बिस्किट गिर जाए तो वो भी बताता है पूरे घर में कि आधा बिस्किट गिर गया अंदर। तो ये शरीफ आदमी है, सादा आदमी है, इसलिए ये सारी बात उसने अभी नहीं कहा भाड़ में जाएं सारे, मतलब कि उसको पता है कि रिपोर्ट नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लंदन में ये कभी रिपोर्ट नहीं दे सकते, सिर्फ डॉक्टर का प्रेम पत्र लिखवाएंगे जो डॉक्टर ने लिख के दिया, और उसमें कहा है कि बरतानिया में रिपोर्ट्स नहीं होती, वहां डॉक्टर जाता है, नहीं यहाँ पे ये रिपोर्ट्स भेजते का। हुसैन नवाज साहब ने शाहजेब खानजादा को बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, शाहजेब खानजादा ने क्या कहा हुसैन नवाज ने इस हवाले से, आइए देखते हैं। इस मुल्क में मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ कि जहाँ मेडिकल एविडेंस आपको चाहिए होता है, वहाँ पे डॉक्टर साहब जो है ना कटहरे में आते हैं, वहाँ पे जो है ना अपना जो जज को रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जाती, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक डॉक्टर का ओपिनियन होता है। दिस इज व्हाट यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट इन लीगल टर्म्स। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट मैन। या वहां पे डॉक्टर के टहरे में जाते हैं, आप कौन सी ये मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत को कह रहे हैं देखिए अदालतों में जमा करवाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए उनको कोई थर्ड वर्ल्ड वो क्योंकि इस कंट्री में कभी रहे नहीं, बहुत छोटे थे जब रहे, उसके बाद वो यहाँ के शहरी नहीं है, तो उनको कोई बताए कि यहाँ भी डॉक्टर कटहरे में जाता है, जब अदालत के अंदर वो एज एविडेंस पेश होती है कोई भी रिपोर्ट, तो डॉक्टर ही जाके बताता है। लेकिन कोई पैथोलॉजिकल, कोई किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी की कोई रिपोर्ट तो होगी ना किसी लेबोरेटरी से, जिसके ऊपर डॉक्टर अपनी कमेंट्री करेगा, अपना ओपिनियन देगा। तो ये तो डॉक्टर साहब का ओपिनियन है कि नवाज शरीफ साहब का दिल टूट चुका है, उन्हें खुश रखने की जरूरत है। अल्लाह कलसूम साहबा के दर्जात बुलंद करे, हमारे लिए बड़े एहतराम की जगह, जब से उनकी वो फौत हो गई हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। उसके बाद वो अकेले हैं, उनका दिल उदास है, उस वजह से अगर वो जेल में रहेंगे तो और उदास हो जाएंगे। तो ये इस तरह का ओपिनियन दिया डॉक्टर ने, उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बाकी प्रिजनर्स होते हैं उनका दिल बिल्कुल छोड़ना। जब मैं तो अब आपके थ्रू ये आला अदलिया के सामने, सबके सामने ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्ते का है तो बाकियों को भी, कोई अगर कोई लइये का रहने वाला है तो उसको इलाज कराने के लिए लाहौर की जेल में क्यों रखा हुआ है आपने? छोड़े वो लइये जाके अपने डॉक्टर से इलाज कराए जिससे उसको पसंद है। ये 2 कानून क्यों है पाकिस्तान में? आज देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन फैसला दिया है कि ये जो हमारी सारी अशराफिया है ये प्लॉट बेचती है और खरीदती है, किसी को 15 लाख में मिल जाता है, किसी को 20 लाख में मिल जाता है, प्लॉट की कीमत 5 करोड़ होती है। ऐसा क्यों है? ये दो निज़ाम क्यों है? ये एक निज़ाम हमें करना पड़ना है। जितनी जल्दी हम इस पे मूव हो जाएंगे, मैं सैल्यूट करता हूं अदालत को कि उन्होंने ये फैसला किया, बिल्कुल तहरीके इंसाफ का जो मंशूर है उसकी डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में। अभी आपने एक्सेसिव पेमेंट्स की बात की, ये हम कभी ऐसे एग्रीमेंट्स ना करते, ये जो एग्रीमेंट किए हुए हैं हमारे गले पड़े हुए हैं, हमें इसको करना पड़ता है। ये 2 पाकिस्तान है, ये एक पाकिस्तान नहीं है, सबके लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए। नवाज शरीफ को 7 अरब का कहा था काबीना ने,
मैं पूरे एहतराम के साथ, क्योंकि अदालतों का हम पूरा एहतराम करते हैं, अदालतें हमारी 1.5 बिलियन रुपीस, 25 मिलियन US डॉलर्स और इक्विवेलेंट रुपीस और 8 मिलियन UK पाउंड्स और इक्विवेलेंट रुपीस, फर्निश इंडेमनिटी बॉन्ड एज फॉलोइंग, ये तीनों चीजें इकट्ठी करनी थी। हाँ जी, और 7 आपका डॉक्यूमेंट जी 7 अरब के करीब बनता है। ये तकरीबन रफली 7 अरब रुपए का ये वो फाइन है जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा हमें था। अब तक मुझे समझ नहीं आई किधर जाएगा पैसा, मुझे ये समझ नहीं आई। मैं बड़े एहतराम से ऑनरेबल कोर्ट से पूछता हूं कि ये किस वजह से छोड़ा गया था? क्या आम पाकिस्तानी को भी ऐसे छोड़ा जाता है? किस वजह से छोड़ा गया था? अगर छोड़ा गया था तो जो इनका जमानती था, क्या आम पाकिस्तानी के साथ भी आप ये सलूक करते हैं? अब आम पाकिस्तानी अदालत में जमानत दे और वो फिर पूरी ना हो तो वो जेल में होगा अगले दिन। वो इधर तकरीरें और भाषण नहीं देगा जमहूरियत के, वो जजेस की सिलेक्शन नहीं कर रहा होगा अगले दिन बैठा इधर। यहां तो वही जो चोर हैं वो अगले दिन जजेस की जो कमेटी है उसमें बैठे होते हैं, कई उनमें से, मैं सारों का नहीं कह रहा, लेकिन कई वहां बैठे कर रहे होते हैं। उधर वो इन्वेस्टिगेशन में होते हैं, इधर आके वो जजेस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर रहे होते हैं। तो ये दोहरा निजाम है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन नैब भी आपके साथ मिलकर लगाना है नाज़रीन। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब है जी कानूनी तौर पर। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत को एक खत लिखा है और कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पनामा बेंच के मेंबर भी थे और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के साथ उन 2 जजेस में शामिल थे जिन्हें JIT की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। ये जितना एविडेंस सामने आया था कि नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम करप्ट हैं और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अपनी जो जजमेंट्स थी उसमें बाकायदा तौर पे लिख दी थी ये चीज़, जो कि बाद में JIT से बाकी 3 मेंबर्स ने JIT के बाद अपना डिसीजन उस पर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का, और 5 मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन उस हवाले से आया। सिक्योरिटी की जो दरख्वास्त आई है साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की, क्या हुकूमत इसको ऑनर करेगी? देखिए 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो जो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार है, मैं उनके बारे में 3 लफ्ज़ कहूँगा। वो बोल्ड थे, ब्रेव थे, और ये पाकिस्तान में बड़े लोग होते हैं ये 2 चीज़ें, बट वो पल्स की तरह होते हैं। ये बोल्ड और ब्रेव हुए, आगे मुश्किल केस हुआ ठुस। लेकिन तीसरी चीज़ जो उनकी क्वालिटी थी वो कंसिस्टेंट थे। उन्होंने झोल नहीं मारी, उन्होंने कंसिस्टेंट फैसले किए। आप देखें उनके फैसले जो हैं माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के बारे में, आप देखें पिसे हुए तबके के बारे में, आप देखें कब्ज़ा माफिया के बारे में। इवन आधा मीडिया भी उनके खिलाफ हो जाता था और वो रन करता था शाम को स्टोरीज के, बड़ा जुल्म कर दिया। हमने एक पैटर्न देखा है, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हो या ऑनरेबल साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, इन सब के खिलाफ एक सियासी जमात बाकायदा तौर पे कैंपेन चला रही है। क्या हुकूमत के नोटिस? पहली बात तो ये आपको मैं कह दूं कि हमारे लिए ऑनर होगा कि हम गुलजार साहब जैसे जो जस्टिस हैं जिन्होंने इतना, किसी भी जज जो है, लेकिन स्पेशली इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सबकी सिक्योरिटी फ़र्ज है हुकूमत वक्त के ऊपर प्रोवाइड करे। स्पेशली इस तरह के जज जो हमारे माथे का मैं कहूँगा झूमर हैं, जो हमारी सोसाइटी जो बहुत कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है अखलाकी तौर पे कई जगहों पे, वहाँ जस्टिस गुलजार जैसे लोग जो हैं वो हमारे लिए एक प्राइड का बायस हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत हर मुमकिन सिक्योरिटी देगी। दूसरी बात, उस जमात के बारे में किसी को कोई कमी बेशी दिमाग में होनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला किया, जजेस को उन्होंने खरीदा तारड़ साहब के थ्रू। उसके बाद आपको याद होगा किस तरीके से अभी राणा सनाउल्लाह साहब ने जजेस के ऊपर धमकी दी कि जो जज शहबाज शरीफ को सजा देगा उसकी अदालत का सिर्फ अदालत तक नहीं रहे, वो उनके अहले खाना तक भी गए कि उनके घर का भी घेराव करेंगे, उनके बच्चों को, उनकी बेगमात को भी धमकी दी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो इसके ऊपर सोमोटो लेंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि ये वाले रवैये जो हैं ये काबिल कबूल नहीं है। आपको, हमें जुडिशरी के बहुत सारे फैसले कबूल नहीं हो सकते कई चीज़ों में, लेकिन एहतराम 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 ये एक ही तरीका है जो कोई भी शख्स जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, जो आइन पे बिलीव करता है, उसके लिए 2 चीजें। अदरवाइज एक टेररिस्ट में और जो स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब ने दी उसमें क्या फर्क है? टेररिस्ट भी यही कहते हैं, वो किसी अदालत को नहीं मानते। कोई अदालत उनके खिलाफ फैसला देगी वो उस अदालत के खिलाफ जाएंगे। जो राणा साहब ने कहा वो भी एक टेररिस्ट माइंड, उनको टेररिस्ट नहीं कह रहा, लेकिन टेररिस्ट माइंड किया है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक से साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को एक मखसूस सियासी जमात जिसके खिलाफ फैसले आए थे वो बाकायदा तौर पे कैंपेन से टारगेट कर रही है और कुछ मीडिया ग्रुप भी उस कैंपेन का हिस्सा बने माजी में और अब भी दोबारा बन रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस गुलजार के हवाले से। डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतनी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।